तो ऐसा जिसको फ्रेंड्स कह सकते हैं, लेकिन कोई भी हमने क्या पता चैप्टर में कोई भी ऐसा नहीं जिसको ट्रूली एक फ्रेंड कह सके। और सिस्टर का नाम क्या है, मार्गरेट, जो कि बॉर्न हुई थी 1926 में। एक मदर डक होती है, एक फादर स्वॉन होता है, और उनके 3 बेबी डकलिंग्स होते हैं। 3 इंटेलिजेंट बट टॉकेटिव। एनी ऐसी थी, इंटेलिजेंट थी लेकिन बहुत ज्यादा बात करती थी, एंड ऑफन मिस्chievous। ये टोन क्या है, पर्सनल है, ह्यूमरस है और ऑनेस्ट है। मॉरल क्या बताता है स्टोरी में, राइटिंग एंड हील लोनलीनेस, इंडिविजुअलिटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड। मतलब जैसे बर्थडे का जो केक होता है उसके साथ अलग-अलग कैंडल्स जलाई जाती हैं, तो उसके साथ एक कैंडल जो थी वो ग्रैंडमा के नाम पे भी जलाई गई थी। पनिशमेंट को अपॉर्चुनिटी में टर्न कर देती है और उसकी विटनेस दिखाती है और क्रिएटिविटी दिखाती है। क्विक क्विक एक्साइट मिस्ट्रेस चैटबॉक्स। पहले एनसीईआरटी रीडिंग से शुरुआत कर ले। ठीक है भैया, एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ना एक चीज है इस चैप्टर में कि एनसीईआरटी रीड करने से पहले ये जो बैकग्राउंड दे रखा है बिफोर यू रीड, बाकी किसी चैप्टर में आप बैकग्राउंड पढ़ो ना पढ़ो, इस चैप्टर में बिफोर यू रीड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एने फ्रैंक की जो कहानी है वो पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है। और यहाँ पे अगर आपके रिस्पेक्ट में अच्छे से बोलूं तो बिफोर यू रीड से भी क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं। अच्छा ओके, तब तो पढ़ लेंगे, बाकी हमें कहानी वानी से लेना देना नहीं। अच्छा बड़े यार, ऐसे ऐसे मत करो, कहानी से थोड़ा तो लेना देना होना चाहिए। ठीक है, तो एने फ्रैंक कौन है? एने फ्रैंक है एक जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल, और उसका जन्म कब हुआ था? जून 1929 पे। ये भैया फोकस क्यों कर रहे हो इस पे? क्यों? क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, डेट भी इंपॉर्टेंट है। जून 1929 में इसका जन्म हुआ था, और फरवरी या मार्च 1945 में इसकी डेथ हो जाती है, यानी कि 15 साल में, एट द एज ऑफ 15 ईयर्स ये मर जाती है। कैसे मरती है वो, और इसकी फैमिली में कौन होते हैं, क्या इसकी स्टोरी होती है, यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ये क्या एक्सेप्ट है, ये जो आपके बुक में दिया गया है, ये एक एक्सेप्ट है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, मतलब जो उसने डायरी लिखी थी अपनी। डायरी राइटिंग करते हो ना आप कभी जीवन में, किया है? तो जो डायरी राइटिंग है उसी का एक एक्सेप्ट है। अच्छा, हु रोट व्हाइल शी वाज हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम। हिटलर ने, जो नाजीज ने जो ज्यूइश लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में डाल डाल के घुसा घुसा के मारा था, क्लास 9 में पढ़ा है नहीं पढ़ा है? तो वही उसी टाइम पीरियड की ये बात है। होल ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर II, her family had moved to Amsterdam after Nazis gained power in Germany, but were trapped when Nazis occupation आगे बढ़ो एक्सटेंडेड इनटू नीदरलैंड्स। अच्छा, वो जब नाजीज हर जगह कब्जा कर रहे थे तो क्या हुआ था, ये लोग नीदरलैंड्स में जाके एम्स्टरडैम में छुप गए थे, लेकिन सुन जब नाजीज ने नीदरलैंड में भी कब्जा कर लिया तो उनको बस एक कन्फाइंड सी जगह में, एक छोटी सी जगह में रहना पड़ा। कौन सी वो जगह थी? एज प्रिकॉशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन, सॉरी, एज persecution, लोगों को मारा जा रहा था अगेंस्ट द Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942। कब हाइड करने गई थी? In hidden rooms in father's Otto Frank's office building। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported into the concentration camp system, where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank। मार्गोट फ्रैंक भी कुछ दिनों पहले मर गई थी, उसके बाद एने फ्रैंक भी मर जाती है कंसंट्रेशन कैंप में। हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टरडैम आफ्टर द वॉर एंडेड टू फाइंड द डायरी हैड बीन सेव्ड, that her diary had been saved। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published under the in English under the name The Diary of Young Girl। तो ये एक्सेप्ट कहाँ से है आपका? एने फ्रैंक की डायरी से, जिसको कहते हैं ऑटो फ्रैंक ने कैसे पब्लिश किया था? द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से। द डायरी वाज गिवन टू एने फ्रैंक ऑन हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम, कहां से कहां तक? 12 जून से लेके 1 अगस्त 1944 तक इसमें डायरी की एंट्री है, यानी कि लगभग 2 साल की डायरी एंट्री है इस पूरी डायरी में जो पब्लिश करी थी ऑटो फ्रैंक ने। इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। There have also been several films, television, theater productions and even an opera based on the diary, described as a work of mature and insightful mind। मतलब वो 15 साल की लड़की कितनी मेच्योर और उसका कितना इंसाइटफुल माइंड था चीजों के प्रति, उसको दर्शाता है ये बुक। द डायरी प्रोवाइड्स द इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर द नाजी ऑक्यूपेशन। और नाजी जब हिटलर ने ऑक्यूपाई किया था, नाजीज ने ऑक्यूपाई किया था इतनी सारी कंट्रीज को और मार रहे थे ज्यूइश पॉपुलेशन को, तो बहुत ज्यादा रिकॉर्ड उसके अवेलेबल है नहीं। तो ये जो डायरी एने फ्रैंक ने लिखी है वो उसकी डेली लाइफ तो बताती ही है, साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है एज अ होलोकॉस्ट कि लोग कैसे मरे थे उस टाइम पे। वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। चलो आगे बढ़े। अब यहां से शुरू होता है आपका चैप्टर। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर मी। एने फ्रैंक लिख रही है, कौन लिख रही है? एने फ्रैंक। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट आल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old school girl। मतलब पहले ही लाइन में क्या लिख रही है एने फ्रैंक कि जो डायरी में लिखने का एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए इतना बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, बहुत ही अजीब सा एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो मैंने कभी डायरी लिखी नहीं है पहले, और दूसरा मुझे लगता है ये फालतू का काम है। क्यों? क्योंकि कोई बाद में इसे निकाल के, एक 13 ईयर ओल्ड की डायरी निकाल के कोई बाद में क्यों ही पढ़ेगा।
और वो ही आज सबसे ज्यादा सोल्ड बुक है, वन ऑफ द मोस्ट सोल्ड बुक, सोचो। ओह वेल इट डजंट मैटर। अच्छा आप क्या कह रही है, इस बात को छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग इसे पढ़ेंगे। आई फील लाइक राइटिंग एंड मेरे को लगता है कि मुझे लिखना चाहिए, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। मतलब कुछ लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो हर चीज को सबसे शेयर नहीं कर पाते हैं ना, तो ये भी जो आपकी एने फ्रैंक है उसके पास भी जो दोस्त है और जो लोग हैं जिनसे अपनी मन की बात शेयर कर सके वो बहुत कम है। तो वो कहती है डायरी में लिखने से मेरे मन के बोझ को ये हल्का कर देता है, मेरे छाती से क्या एक बहुत बड़ा बोझ निकाल देता है जब मैं किसी चीज को लिखती हूँ। तो पेपर हैज, और क्या कहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या लाइन है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ये तो आपने भी नोटिस किया ही होगा कभी भी आप, और आप अगर अगर आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो बहुत ज्यादा पेशेंट है और पेशेंटली आपकी बात सुनते हैं, अगर आप ढंग की बात करते हैं तो आपको बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि सब लोगों को, हर आदमी को ऐसे लोग मिलते नहीं है जो पेशेंटली दूसरे की बात सुने। तो क्या कह रही है एने फ्रैंक कि क्या होता है, यूजुअली पीपल से ज्यादा पेशेंट पेपर के पास होता है। तो मैं आराम से इसको कितना भी कुछ लिखूं, ये आराम से मेरी बात सुनते रहता है। I thought of saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. ऐसे बैठी हुई थी जब मैं बहुत बोर हो रही थी और डिप्रेस सी थी, तो उस दिन मेरे को लिखने का मन किया, बोर्ड एंड लिस्टलेस वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। अब क्योंकि बाहर तो नाजीज भूखे, क्या कहते हैं, शेरों की तरह, शेर तो कहां से भूखे, लकड़ भग्गों की तरह क्या कर रहे हैं, जूइश पॉपुलेशन को क्या कहते, वाइप आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सोच रही है कि मैं अंदर रहूं घर के या बाहर जाऊं, क्योंकि बाहर तो ऑब्वियसली खतरा है ना। आई फाइनली स्टेड, वो क्या कहती है, मैंने खतरा देख के, आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज ब्रूडिंग। ब्रूडिंग क्या होता है, yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stripped back notebook, grandly referred to as diary, unless I should ever find a real friend, probably won't make a big difference। तो क्या कह रही है एने फ्रैंक कि हाँ सर्टेनली पीपल से ज्यादा पेपर में पेशेंस होता है, और मैं इस नोटबुक को वैसे भी किसी को तो दिखाने वाली नहीं हूँ। कैसे रेफर कर रही है उस नोटबुक को, स्टिफ्ड बैक नोटबुक। कैसी, स्टिफ्ड बैक नोटबुक, जिसको हम डायरी भी कहते हैं, कह रही है उसको। तो कोई भी डिफरेंस तो, जब तक मैं एक सच्चा दोस्त ना बना लूं, मतलब ये क्या दर्शाता है कि एने फ्रैंक की लाइफ में एक ट्रू फ्रेंड की कमी है। वो कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है उसका जिसको वो एक रियल फ्रेंड कह सके। तो कह रही है जब तक एक रियल फ्रेंड मैं ना बना लूं तो मैं इसी में लिखती रहूंगी, अब डायरी से अपनी बात शेयर करूंगी। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अब कह रही है, अब मैं मुद्दे की बात पे आ गई हूँ। क्या मुद्दे की बात है, मैंने डायरी इसीलिए रखी है क्योंकि मेरे पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, since no one will believe me that a 13-year-old girl is completely alone in this world। अच्छा अब बहुत सारे लोग सोचेंगे भी यार 13 साल की बच्ची के पास कोई दोस्त नहीं है, कोई आदमी नहीं है जिससे वो बातें शेयर कर सके। तो वो कह रही है कि मैं थोड़ा सा और क्लियरली आप लोगों को समझा देती हूँ। एंड आई एम नॉट, आई हैव लवली पेरेंट्स। मेरे पास एक बहुत लविंग पेरेंट्स है, 16-year-old सिस्टर है जिसको जो मार्गोट फ्रैंक है, 16-year-old सिस्टर है। जब ये 13 साल की थी तब वो 16-year-old थी, ठीक है। तो लगभग 2-3 साल का एज गैप है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। लगभग 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैं कह सकती हूँ कि वो मेरे फ्रेंड्स हैं। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। No, on the surface, it seemed that I have everything except one true friend। कहती है भारी दृष्टिकोण से, बाहर से अगर आप देखो तो मेरे पास 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैं फ्रेंड बोल सकती हूँ। एक लविंग फैमिली है, अच्छे पेरेंट्स है, एक सिस्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक सच्चा दोस्त मेरी लाइफ में अभी तक नहीं है। All I think about when I'm with friends is having good time। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things। अच्छा वो कहती है यार मैं जो आम जिंदगी की बातें चल रही होती है उसके अलावा कुछ ऐसा मैं सोचती नहीं हूँ कि मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ इन लोगों से। We don't seem to be able to get closer and that's the problem। और उसको लगता है कि यार हाँ आम भाषा में मतलब जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो तो मैं इन लोगों से शेयर कर लेती हूँ, लेकिन मैं ज्यादा क्लोज नहीं आ पाती उनके। मैं अपनी जो इंटीमेट अंदर की चीजें हैं उनको लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। मे बी इट्स माई फॉल्ट। वो कहती है मे बी ये उन लोगों की फॉल्ट है भी नहीं, ये मेरी गलती है कि मैं शेयर नहीं करती हूँ। दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर। कॉन्फाइड का क्या मतलब होता है, टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट। मतलब शायद मेरी अंदर एक खराबी है कि मैं लोगों को क्या अपनी दिल की बात कह नहीं पाती हूँ। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। अब कहती है क्यों मैं अपने सर में इतना झंझट पालूं, बस है ऐसा ही है चीजें, क्या करा जा सकता है, जैसे क्या चलता है वाला हिसाब है। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट liable to change।
तो कहती है एक बात और है कि जरूर दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, मतलब उनमें कोई बाध्यता नहीं है कि वो उनको चेंज होना है। दिस इज वाई आई स्टार्टेड अ डायरी। तो कहती है इस वजह से मैं अपने डायरी में लिखती हूँ। टू एनहेंस द इमेज ऑफ द लॉन्ग वेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। अब वो कहती है जैसे हर इंसान डायरी लिखता है ना, कि जो भी उसके दिमाग में चल रहा होता है, कुछ भी बकवास चल रही होती है उसको वो लिख देता है, तो कह रही है मैं ऐसा नहीं करूंगी। जो मैं क्या करूंगी, मैं डायरी को एज अ फ्रेंड ट्रीट कर रही हूँ, और उस फ्रेंड का मैं क्या नाम दे रही हूँ, किटी। क्या नाम दे रही हूँ, उस डायरी का नाम क्या मैं दे रही हूँ, किटी। और मैं उसमें एज अ फ्रेंड, मेरी इमेजिनेशन में, मेरी क्रिएटिविटी में जो बात चल रही होती है, मेरे दिमाग में जो बात चल रही होती है, जो मेरी इंटीमेट थिंग्स है, वो अपने इस दोस्त से शेयर करूंगी। ओके, since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I did better provide a better brief sketch of my life, much as I dislike doing so. अच्छा, जैसे आप अपने दोस्त को कभी भी मिलो तो आप पहले अपनी थोड़ा लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करते हो ना उसे, कि क्या कहते हैं मेरी लाइफ ऐसी है, आपकी लाइफ कैसी है, आपका चाइल्डहुड कैसा है, आप आपकी लाइफ में क्या क्या सर्कमस्टेंसेस आए, आपने आपने उनसे कैसे डील किया। तो ऐसे ऐसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है ना किसी भी दोस्त से, तो वैसे ही वो कह रही है मैं इस किटी को, जो कि मेरी दोस्त है, अब उसको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ अबाउट माई लाइफ। हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल चाहती नहीं हूँ, आई डिसलाइक डूइंग सो, मेरे को ये करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन टू हैव अ गुड कन्वर्सेशन विद माई फ्रेंड, है ना, मैं इसको एक बैकग्राउंड देती हूँ अपने बारे में। माई फादर, अब क्या बता रही है, बैकग्राउंड बता रही है अबाउट herself and her family, about herself and her family. My father, the most adorable father, सबसे प्यारे फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36। मतलब क्या कह रही है कि उसके फादर ने कब कब शादी करी, एट द एज ऑफ 36, विच इज क्वाइट लेट उनके टाइम पे। आज के टाइम पे भी जैसे 36 तो लोग लेट ही कह देते हैं, लेकिन फिर भी आजकल 30-35 तक शादी करना है इज बिकमिंग मोर एंड मोर कॉमन, है ना, धीरे धीरे बहुत कॉमन होता जा रहा है। लेकिन उस टाइम पे 36 की एज में शादी करना वॉज नॉट कॉमन। तो कहती है बहुत लेट उनने मैरी किया, एंड उनकी मदर जब उनने वो उनके फादर 36 के थे, तो उनकी मदर कितनी एज की थी, 25 की। तो ऑलमोस्ट 11 ईयर्स का एज गैप था उनकी मदर और उनके फादर के बीच में। माई सिस्टर मार्गॉट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी 1926। अब कहती है कि मेरी बहन का जन्म कब हुआ था, फ्रैंकफर्ट में जर्मनी में 1926 में, और 3 साल बाद मेरा जन्म हुआ 12 जून 1929 में। अपने बैकग्राउंड बता रही है अभी। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4। जब तक मैं 4 साल की थी मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही। कहाँ रही, फ्रैंकफर्ट में ही रही अपनी पूरी फैमिली के साथ। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। अब फादर का जो भी काम होगा, अभी प्रोफेशन के बारे में नहीं बता रखा है एनए ने फादर के, तो काम की वजह से फादर को क्या करना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा। कहाँ, हॉलैंड में 1933 में। और जो मेरी मदर थी, मदर का नाम दे रखा है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, या एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड। और मदर यूजुअली जैसा होता है, जो मदर्स होती है वो फादर के, जो हाउसवाइफ या हाउस मेकर मदर्स होती है, वो यूजुअली अगर जहां भी फादर मूव करते हैं वहां मदर भी उनके साथ मूव करती है, और यूजुअली अगर बच्चे होते हैं तो बच्चे भी मूव करते हैं। तो यहाँ क्या कह रही है कि हॉलैंड में उसकी मदर भी उनके फादर के साथ मूव कर जाती है सितंबर में। व्हाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू एकेन टू स्टे विद आवर ग्रैंडमदर। अब वहां पे उतना सेफ नहीं होगा मे बी हॉलैंड में, और क्या कहते हैं बहुत ज्यादा कंजेस्टेड होगा, नई नई जगह है। तो जैसा कि आजकल भी देखा जाता है कि अगर पेरेंट्स कहीं किसी काम से जा रहे होते हैं किसी जगह पे, तो वो अपने बच्चों को कहाँ छोड़ देते हैं, या तो ग्रैनी के पास, या ग्रैंड मदर के पास, या मैटरनल ग्रैंड मदर के पास। तो वही क्या कह रहे हैं हमें, उसकी बहन और उसे कहाँ भेज दिया गया था, एटन में भेज दिया गया था ग्रैंड मदर के पास। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी। तो क्या कह रही है कि मार्गरेट को भेज दिया गया था ग्रैंड मदर के पास दिसंबर में, और मेरे को कब भेजा गया था, फरवरी में। मेरे को कब भेजा गया था, फरवरी में। मैंने अच्छा, और फरवरी में भी ऐसे नहीं कि अब तुम्हें भेजा जा रहा है मार्गरेट और ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए। आई वॉज प्लंज डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट। क्या कह रही है, मेरे को एज अ गिफ्ट प्रोवाइड किया गया मार्गरेट को उसके बर्थडे पे। जैसे केक के साथ गिफ्ट देते हैं ना, तो उसको ऐसे टेबल पे लेटा दिया गया कि ये तुम्हारा गिफ्ट है मार्गरेट, ठीक है। तो आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोन्टेंसरी। अच्छा, अब बता रही है, ठीक है, अब यहाँ तक उसकी फैमिली के बैकग्राउंड हो गया। अब वो बता रही है उसके थोड़ा स्कूल के बारे में, ठीक है। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6th। और 6th क्लास तक कहां पढ़ा था उसने, नर्सरी स्कूल पे पढ़ा था मोंटेसरी के। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। इन 6th फॉर्म माय टीचर वाज मिसेस क्यूप्रस। तो जब वो 6 साल की थी, तो उसकी टीचर कौन थी, मिसेस क्यूप्रस। हर हेड मिस्ट्रेस,
जो उसकी हेडमिस्ट्रेस थी वो कौन थी, मिसेस क्यूप्रस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। अब कुछ कुछ टीचर्स के साथ होता है ना कि यार आपका एक बहुत ही दिली रिश्ता हो जाता है, आप बहुत ही ज्यादा कनेक्ट करते हो उस टीचर के साथ। तो जब एक साल हो जाता है, जब आप पूरे साल उस टीचर के साथ रहे हो, आप पूरे साल उन टीचर के साथ बातें करी हैं, टीचर के साथ रहे हो, उनके साथ अपनी वैसे ही एने तो वैसे भी बहुत इंट्रोवर्ट थी, तो उसने अपनी कुछ चीजें शेयर करी होंगी। तो जब उसको उनको लास्ट में बाय बाय करने का टाइम आता है, तो जो फेयरवेल होता है वो बहुत ही इमोशनल होता है। क्या होता है? इमोशनल। वैसे ही एने के लिए भी जो ये फेयरवेल था अपनी हेडमिस्ट्रेस के साथ, मिसेस क्यूप्रस के साथ, बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। इन समर 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड आई हैड टू हैव ऑपरेशन। अच्छा, अब क्या बताती है अपने ग्रैंड माँ के बारे में, जिनके वहां वो रही भी होती है। क्या कहती है कि 1941 में जो उसकी ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लग गई, वो बहुत ज्यादा इल पड़ने लग गई, एंड हैड टू हैव ऑपरेशन, और उनकी एक सर्जरी, एक ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन। तो जो उसका बर्थडे था, कब था बर्थडे? बर्थडे बताना प्लीज, प्लीज बताना प्लीज, प्लीज। 29 क्या है? 29 है, अच्छा 29 है, अच्छा बताना जरा। तो जो उसका बर्थडे था वो कह रही है कि उसका बर्थडे बहुत ही एक लाइटर नोट पे निकला, बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं हुई, क्योंकि ग्रैंडमा की तबीयत बहुत खराब थी। फिर ग्रैंडमा क्या करती है, 1942 के जनवरी में वो गुजर जाती है। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड आई स्टिल लव हर। अब यार कोई बच्चा अगर अपने ग्रैंड मदर के साथ, ग्रैंड फादर के साथ इतना कनेक्टेड रहा है, तो वो कह रही है किसी को पता नहीं है कि किसी को पता नहीं है, लेकिन आज भी मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और कई बार उनके बारे में सोचती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. अब जो ये 1942 में बर्थडे था मेरा, वो was intended to make up for other. तो जो पिछले साल मेरा बर्थडे अच्छे से नहीं हो पाया था, उसकी भरपाई करने के लिए था ये। And grandma's candle was lit along with the rest. मतलब जैसे बर्थडे का जो केक होता है उसके साथ अलग अलग कैंडल्स जलाई जाती हैं, तो उसके साथ एक कैंडल जो थी वो ग्रैंडमा के नाम पे भी जलाई गई थी मेरे बर्थडे केक पे। The four of us are still doing well. चार किसी बात कर रही है, वो, उसकी बहन, उसके फादर और उसकी मदर आर स्टिल डूइंग वेल। दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट 20 जून 1942। तो जिस दिन अभी लिख रही है पहला दिन डायरी को, अभी तो ये बैकग्राउंड दे रही थी किटी को, है ना, तो वो कहती है इसी के साथ मैं आती हूँ अब आज के पहले दिन प्रेजेंट डे पे 20 जून 1942, द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। ठीक है जी। अब शुरू करती है वो यहां से, सैटरडे 20 जून 1942 से डायरी लिखना। क्या कहती है, कैसे शुरू करते हैं हम? कभी भी आपने डायरी एंट्री करी होगी जीवन में, तो कैसे शुरू करते हैं हम? डियर डायरी करके शुरू करते हैं ना। कैसे शुरू करते हैं? डियर डायरी। तो वो क्या कह रही है, उसके वो बहुत करीब है ना ये डायरी, तो कैसे कह रही है? डियरेस्ट किटी, नाम क्या दे रखा है उसने अपनी डायरी को? डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्या कर रही है? एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का क्या मतलब होता है? यहाँ पे लिखा है, बिल्कुल देखो, शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस। ये ना एक रिक्वेस्ट, जब आप आंसर राइटिंग करो ना, तो जैसे शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस टर्म मत यूज करा करो, क्वैकिंग एंड बूट्स यूज करा करो अपने आंसर राइटिंग में भी। इससे क्या होता है, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अभी तो हम चैप्टर रीडिंग कर रहे थे, आ रहे हैं उसी पे आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा बीच में। यार क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है ये भी तो बताए ना। आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। द रीजन ऑफ कोर्स इज द forthcoming मीटिंग इन व्हिच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट टर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। अच्छा, जब जैसा आज के टाइम पे होता है ना कि बच्चा कितना ही बेकार हो, कैसा ही हो, उसको बस आगे आगे बढ़ाते जाना है, आगे आगे बढ़ाते जाना है। ऐसा उस टाइम पे नहीं होता था कि बच्चा कितना ही खराब है उसको आगे आगे बढ़ाते जाओ, आगे आगे बढ़ाने का कोई सिस्टम नहीं था। अगर आपके एक मिनिमम स्कोर, और जो कि उस टाइम जैसे इस बार आजकल अगर होता भी है मिनिमम स्कोर, तो कितना होता है? 33% या 34%, है ना। उस टाइम पे जो स्कोर होता था वो भी काफी हाई होता था, 60% से 70%। अगर आप इतने नहीं लाए हो तो आप उसी क्लास को रिपीट करोगे। तो क्या कह रही है, सब पूरी क्लास कपकपाई हुई थी, शेक कर रही थी विद फियर एंड नर्वसनेस, कि कौन सा बच्चा आगे की क्लास में जाएगा और किसको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और आधी क्लास क्या है, वो सट्टा लगा रही है कि जो जीएन है, एंड सट्टा लगा रही है किस पे, कि कौन आगे जाएगा और कौन वापस ये क्लास रिपीट करेगा। तो जीएन, जो कि उसकी फ्रेंड का नाम शॉर्ट फॉर्म देती है जीएन, एंड आई लव्ड आवरसेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, सी एंड जेकस। तो जो मेरी फ्रेंड है जीएन और मैं, वो क्या कर रहे हैं, हम दोनों क्या कर रहे हैं, जो पीछे बैठे हुए हमारे दो दोस्त है क्लासमेट्स है, सीएन और जैक्स, उनको लेके हम हंस रहे हैं। हु हैव स्टेड देयर एंटायर हॉलिडे सेविंग्स ऑन देयर बेड। मतलब जो उनकी पूरी की पूरी हॉलिडे की सेविंग्स थी, पिछले मतलब अभी जस्ट हॉलिडे पड़ी थी जस्ट समर की, उसकी जो सेविंग्स थी उन्होंने पूरी की पूरी सेविंग बेड पे लगा दी है कि कौन आगे बढ़ेगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स
अच्छा, फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, मतलब सुबह से लेकर रात तक एक ही चीज दिमाग में आती है कि यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, इवन जीएस प्लीडिंग। अच्छा, ये एनए कह रही है कि पूरे रात से लेकर सुबह तक, सुबह से लेकर रात तक क्या दिमाग में चलते रहता है ये, और वो दोस्तों से क्या बात करते रहती है कि यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम गोइंग टू नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। तो जीएस क्या कहती है, प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। तो कहती है कि मैं कितना ही तेज चिल्ला लूं और कितना ही जोर से बोल लूं, ये पूरी क्लास ऐसे शांत नहीं होने वाली है जब तक रिजल्ट ना आ जाए, जब तक रिजल्ट ना आ जाए। तो इफ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी, क्या कहती है एनए कि इफ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। क्या कहती है कि इतने सारे बेवकूफ गधे भरे पड़े हैं, एनए क्या कहती है इतने सारे गधे और बेवकूफ भरे पड़े हैं हमारी क्लास में कि मेरे हिसाब से तो एक चौथाई, क्वार्टर क्या होता है, 1/4, एक चौथाई क्लास को पीछे ही रह जाना चाहिए, बैक ही लग जानी चाहिए इनकी। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ, क्या कहती है साथ में, लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स होते हैं अर्थ में। ये मेरे साथ भी होता है कॉलेज में आके, जो ऐसा लगता है कि जो टीचर अच्छे से मार्क्स दे देंगे आराम से, वो कभी कभी इतने कम मार्क्स देते हैं कि सोचते क्या यार, मतलब क्या गलती हो गई थी कि इनने इतने कम मार्क्स दिए। तो वैसे ही एनए भी कह रही है कि टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीचर्स, वो कब क्या करते हैं किसी को कुछ नहीं पता है। तो आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को कैसे बोलते हो, गर्लफ्रेंड्स, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मेरे को बहुत ज्यादा चिंता अपनी गर्लफ्रेंड्स और मेरे बारे में नहीं है, विल मेक इट, हम बहुत होशियार लोग हैं, विल मेक इट, द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। अब ऐसी धारणा, ऐसी स्टीरियोटाइप बना रखा है कि लड़कियों की मैथ्स अच्छी नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, और पहली बात बिल्कुल नहीं है। बस यहाँ पे क्या है, एनए कह रही है कि हाँ मेरा जो सब्जेक्ट है एक जो थोड़ा सा वीक है और जिसके बारे में मेरे को श्योर नहीं है कि उसमें जो मेरे टीचर है वो मेरे को पास कर देंगे कि नहीं, वो है मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट। कहती है यार, अच्छा एनए में एक खास बात है कि वो बहुत ही गहरी बात करेगी, लेकिन उसके बाद क्या कहती है, अच्छा ठीक है अब क्या करना है, मेरे को मूड स्विच करना है, क्या करना है, मूड स्विच करना है। अब मैंने इतनी गहरी बात, इतनी सीरियस बात कर रही होती है, फिर थोड़ी देर में क्या कहती है, एनीवे छोड़ो इस बात को, ऑल वी कैन डू इज वेट, हम कर ही क्या सकते हैं, हम वेट कर सकते हैं, अभी टेंशन मत लो, मजे करो, ठीक है। अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, बस इतना ही कह सकते हैं हम एक दूसरे से कि नॉट टू लूज हार्ट, हैव पेशेंस, नॉट टू लूज हार्ट, थोड़ा दिल को मजबूत करो, कुछ नहीं होगा, सब पास हो जाएंगे, ऐसा। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, कह रही है कि एक मैथ्स के टीचर को छोड़ के मैं बहुत ज्यादा अच्छे से घुल मिल जाती हूँ अपने सारे ही टीचर्स के साथ। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women। क्या कह रही है कि जो मेरे को पढ़ाते हैं सब्जेक्ट्स, वो कुल 9 टीचर्स हैं और उनमें से 7 men हैं और दो कौन है आपकी, वुमेन टीचर्स हैं। क्या है, वुमेन टीचर्स। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फ्रॉगी हु टीचेस मैथ्स। अच्छा, अब जो उसका सबसे बेकार सब्जेक्ट है उसके टीचर कौन है, मिस्टर कीजिंग। उनको कैसे सिंबलाइज, उनको कैसे पोर्ट्रे कर रही है वो, द ओल्ड फ्रॉगी हु टीचेस मैथ्स। ओल्ड फ्रॉगी मतलब ओल्ड फैशन, बहुत ज्यादा फैशन सेंस अच्छा नहीं है इनका, बेकार से टीचर है, इस फैशन वगैरह अच्छा नहीं है इनका। मेरे को देखो, मेरा फैशन भी अच्छा है, मेरी गर्लफ्रेंड्स का फैशन भी अच्छा है, ये जो सिली बॉयज पीछे है उनका फैशन भी अच्छा है, लेकिन ये मैथ्स टीचर का फैशन अच्छा नहीं लगा मेरे को, बहुत अनॉयड विद मी। अब ऐसा कह क्यों रही है वो, क्योंकि जो मिस्टर कीजिंग है, ही वाज अनॉयड फॉर मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। अब उसका मैथ्स में इंटरेस्ट ना होने की का भी एक क्या वजह है कि वो बोलती बहुत है मैथ्स की क्लास में, और जो मिस्टर कीजिंग है उनको क्या ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि एनए क्लास के बीच में इतना क्यों बोल रही है, और वो बहुत अनॉय होते हैं इस आदत से। आपकी किसकी एनए फ्रैंक की। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। अच्छा, मैं इतना बोलती थी कि बहुत सारे वार्निंग्स देने के बावजूद जब मैं बोलते रही तो उन्होंने मेरे को एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया एज अ पनिशमेंट, एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। और किस सब्जेक्ट पे दे दिया एक ऐसे अ चैटर बॉक्स है किसके टीचर, मैथ्स के, है किसके टीचर, मैथ्स के। लेकिन क्या दे रहे हैं होमवर्क में, एक ऐसे लिखो तुम चैटर बॉक्स पे, क्योंकि बहुत क्वैक क्वैक करते रहती है ना, वो बोलती बहुत रहती है, बड़ 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 बड़, तो कहती है चैटर बॉक्स पे तुम लिख के जाओ जरा ऐसे। तो एने कहती है अ चैटर बॉक्स व्हाट, अच्छा एक सेकंड, अ चैटर बॉक्स व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। क्या कहती है एने, चैटर बॉक्स इसके बारे में कोई क्या लिख सकता है, आईड वरी अबाउट दैट लेटर। अच्छा मैंने जैसा कि आपको बोला ना, बहुत ही समझदार लड़की है, सीरियस बात को कैसे लाइटर नोट पे करके दोबारा से सीरियस हुआ जाता है, उसको स्विच बहुत अच्छे से आता है। अच्छा कहती है एक चैटर बॉक्स, इसके बारे में कोई क्या लिख सकता है। अच्छा छोड़ो इस बात को, इसके बारे में घर जाके सोचेंगे, इसे लेटर सोचेंगे। आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन, मतलब ऐसे नहीं कि सीरियस बात है तो उसको भूल जाएगी, घर में जाके करेगी।
अभी 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 दोस्तों के साथ बातें कर लेते हैं, थोड़ी मस्ती कर लेते हैं, इसके बाद में घर जाके सोचेंगे। तो क्या कर लेती हूँ मैंने जॉट डाउन कर लिया दैट टाइटल इन माय नोटबुक, टक्ड इट इन माय बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और शांत रहने की कोशिश करी। गुस्सा तो बहुत आ रहा है भाई, गुस्सा तो बहुत आ रहा है मिस्टर कीजिंग पे, लेकिन अभी शांत रहते हैं। दैट इवनिंग आफ्टर आई फिनिश माय रेस्ट ऑफ माय होमवर्क द नोटबुक अबाउट द एसे कॉट माय आई। अच्छा, अब कह रही है जब मैंने पूरे दिन का अपना घर जाके अपना बाकी सारा काम कर लिया था, ये भाई स्टूडियस लड़की थी, पढ़ाई वढ़ाई करती थी, तुम्हारे जैसे नहीं थी, ठीक है। तो जब मैंने सारा काम कर लिया उसके बाद मेरा ध्यान किस पे गया, कह रही है मेरा ध्यान गया, अरे मेरे को तो ऐसे लिखना था चैटर बॉक्स पे। अच्छा, आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट व्हाइल चूइंग। अच्छा, अब खाना खाते हुए उसने क्या किया, कह रही है खाना खाते हुए मैंने उस सब्जेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया, ऑफ माय फाउंटेन पेन। ऐसे 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 करके सोचते हैं ना जो बड़े बड़े राइटर्स होते हैं, और जो बड़े बड़े राइटर्स ना भी हो, जो अच्छे क्रिएटिव लोग होते हैं, तो ऐसे करके खाना खाते हुए करके सोच रही है कि फाउंटेन पेन उसके हाथ में है कि क्या लिख सकती हूँ मैं इसके बारे में, ऐसे। एनीवन कुड रैम्बल ऑन, एनीवन कुड रैम्बल ऑन, रैम्बल ऑन का मीनिंग यहाँ पे दिया होगा। रैम्बल ऑन का क्या मतलब होता है, टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग। कह रही है कोई भी क्या कहते हैं बात कर सकता है या लिख सकता है बिना किसी एम के। सारे लोग ऐसे ही होते हैं ना, किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या करना है, 10th के बाद क्या करना है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं अगले दिन क्या करूंगा, एमलेसली काम करते ही रहते हैं लोग, है ना। तो वैसी एने कह रही है कि ऐसा तो कोई भी कर सकता है कि टॉक कर ले या लिख ले बिना किसी एम के, बिना किसी मोटिव के, कि मेरे को समझाना क्या है, मेरे को करना क्या है उसके थ्रू। ऐसा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन एंड लिव बी एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। अच्छा, हम भी करते हैं ना, जैसे माय नेम इज ध्रुव। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, अपना नाम लिख, ये सेंटेंस लिखते हुए बीच में बड़ा बड़ा लिख के गैप छोड़ दो और अपना पूरा पन्ना भर दो ऐसे लिख के। ऐसा तो कोई भी कर सकता है, कह रही है वो। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स। कह रही है लेकिन यहाँ पे बात खाली कॉपी भरने की नहीं थी, ऐसे लिखने की नहीं थी। उन्होंने चैटर बॉक्स पे दिया है मेरे को टॉपिक, टीचर ने, और वो बहुत ही सीरियसली ले रही है इस बात को कि उन्होंने चैटर बॉक्स में दिया, तो मेरे को एक कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट उनको देना पड़ेगा कि चैटर बॉक्स मैं गलत नहीं हूं मैं बात करते समय, ऐसा। तो कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव दैट इट इज द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। वो कह रही है मेरे को ये बात को प्रूव करना पड़ेगा इस ऐसे में कि भाई जरूरी होता है बात करना। आई थॉट एंड थॉट, अच्छा क्या कह रही है, आई थॉट एंड थॉट से क्या मतलब है कि मैंने, वो एक डीप थिंकिंग की स्टेज में सोच रही है और फिर उस सोच को दोबारा सोच रही है क्या, एंड सडनली आई हैव एन आइडिया। मैंने बहुत देर तक सोचा और सडनली मेरे पास एक आइडिया आया कि मैं क्या क्या लिख सकती हूँ इसके बारे में। आई रोट 3 पेजेस। कितने पेजेस लिखे मैंने, 3 पेजेस लिखे। मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड। अब वो कहती है मैंने 3 पेजेस लिखे और मैं सेटिस्फाइड थी अपने इस काम से। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग, अच्छा अब बता रही है कि उसने क्या लिखा उस ऐसे में। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माय बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। क्या कहती है कि जो बात करना है वो एक नॉर्मल स्टूडेंट का ट्रेट है। ट्रेट क्या होता है, एक जैसे मान लो आप टीनेज लोग हो, ठीक है, तो आपकी ह्यूमनली बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होंगे। तो ये आपका क्या है, ट्रेट है अपोजिट जेंडर की ओर अट्रैक्ट होना इस एज में, या फिर कुछ देर बाद कुछ लोग होंगे, तो ये एक ह्यूमनली ट्रेट है। तो वैसे वो क्या कह रही है, एक स्टूडेंट का यार एक ट्रेट है, इट्स नॉर्मल यार, इट्स नॉर्मल कि हम क्या हो रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, इट्स नॉर्मल। एंड और मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसे कंट्रोल में रखूं। ऐसे नहीं कि ट्रेट है तो कोई भी, जैसे मान लो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन आ रहे हैं और आपको कोई अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप कह सकते हो कि हाँ मेरे को इससे बात करनी है, या मेरे को इस लड़की से बात करनी है, लड़के से बात करनी है, लेकिन अभी के लिए बोर्ड एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको कंट्रोल में रख लेता हूँ या रख लेती हूँ, ठीक है। तो वैसे क्या कह रही है ने कि आई विल डू माई बेस्ट टू कीप अंडर कंट्रोल, लेकिन मेरा बहुत ज्यादा बस है नहीं इस पे, क्योंकि एक स्टूडेंट का एक नॉर्मल सा ट्रेट होता है बोलना। अच्छा, ऐसा कह रही है एने। अच्छा क्या कह रही है, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक सो मच एंड एज इफ आई डिड सच एक्सिट as I did if no not more and that's not much you can do about inherited traits। अब कह रही है ये ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ मेरा ट्रेट है और मैं इसे कंट्रोल में बहुत ज्यादा देर तक रख सकती हूँ। कह रही मैं बहुत ज्यादा देर तक इसे कंट्रोल में भी नहीं रख सकती, ये जो ट्रेट है ये इनहेरिटेड ट्रेट है। ये मेरी मदर जो है ना वो मुझसे भी ज्यादा बात करती है, अगर मेरे से कम नहीं तो अगर मेरे बराबर नहीं तो मुझसे ज्यादा ही बात करती होगी मेरी मदर। और बहुत ज्यादा आप क्या कह रही है, अपने आप को डिफेंड कैसे कर रही है कि आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो इसके बारे में जो आपने इनहेरिट करे ट्रेड्स अपने पेरेंट्स से। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ, और जो मिस्टर कीजिंग होते हैं जब इसे पढ़ते हैं तो क्या जोर जोर से हंसते हैं इस आर्ग्यूमेंट पे, जोर जोर से हंसते हैं इस आर्ग्यूमेंट पे। अब जो
एन ने लिखे होते हैं। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माय वे थ्रू द नेक्स्ट क्लास ही असाइंड मी अ सेकंड ऐसे। अब उनको पसंद तो आया होता है उसका ऐसे, और लेकिन क्योंकि वो अभी भी बात कर रही होती है, तो जब हम नेक्स्ट क्लास की ओर जा रहे होते हैं तो वो फिर से मेरे को एक ऐसे दे देते हैं, और दिस टाइम उसका उस ऐसे का जो टाइटल था वो क्या था, एन सॉरी तो इस बार उस ऐसे का टॉपिक क्या था, एन इन इग्नोरेबल चैटर बॉक्स, और एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अच्छा, तो ये क्या कह रहे हैं, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का क्या मतलब है, समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यूजुअली अ बैड क्वालिटी। तो क्या दिया इस बार टॉपिक, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स की तुम्हारी बात करने की हैबिट तो बहुत गंदी है, और तुम कह रहे हो उसे क्या कहते हैं, इसे करेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। तो इस पे अब आप लिखो, क्या लिखो, ऐसे लिखो, आई हैंडेड इट इन एंड, मतलब अब यानी क्या कह रही है, मैंने इसे ले लिया और मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट द 2 होल लेसन्स। अच्छा, अब क्या कह रही है, अब मैंने इसके बारे में लिखा, इस ऐसे के बारे में भी, और अब इस ऐसे को लिखने के बाद अब उसने लिखे होंगे कुछ ना कुछ आर्गुमेंट दोबारा से, और इस ऐसे को लिखने के बाद क्या कह रही है कि मिस्टर कीजिंग को अब 2 लेसन तक मैं जो भी बात कर रही थी उनको बहुत ज्यादा मेरे से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही फाइनली हैड इनफ। अब क्या कह रही है, मेरी बात करने की टेंडेंसी को देख के अब तीसरे लेसन में 2 लेसन के बाद वो फिर से उनका दिमाग भारी हो गया, पारा चढ़ गया, और क्या कहती है, तो उसने फिर से मेरे को एक पनिशमेंट के रूप में 3rd ऐसे दे दिया, जिसका नाम है क्वैक 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 सेड मिसेस चैटरबॉक्स। क्वैक 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 सेड मिसेस चैटरबॉक्स, ये उसका थर्ड ऐसे का टॉपिक था। अब उसे तीसरा ऐसे लिखना पड़ा, द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ टू। तो जो ऐसा इन्होंने टॉपिक दिया था, क्वैक 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 सेड मिसेस चैटरबॉक्स, तो पूरी क्लास हंसी इस टॉपिक पे, और मैं भी अपनी हंसी कंट्रोल कर नहीं पाई। दो आई नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइनिटी ऑफ ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। अब वो कह रही है, यार मैंने इतना लिख दिया इस टॉपिक पे, मैं अपनी क्रिएटिविटी खो चुकी हूँ, और ओरिजिनलिटी और अच्छा, इनजेन्युइनिटी का मतलब क्या यहाँ पे लिखा है, ओरिजिनलिटी और इन्वेंटिवनेस यानी क्रिएटिविटी। अब मैं क्या लाऊं इसके बारे में, मैं सब जो जो पता था मेरे को चैटर बॉक्स के बारे में सब तो मैंने लिख दिया, सब तो मैंने आर्गुमेंट दे दिए, अब क्या बोलूं मैं इसके बारे में। अच्छा, though I nearly exhausted my ingenuity of this topic chatterbox, it was time to come up with something else, something original। अच्छा, अब क्या कहती है, हालांकि मैं क्रिएटिवनेस तो मैं खो चुकी है इस टॉपिक पे, लेकिन अब मेरे को कुछ ओरिजिनल, कुछ नया सोचना ही पड़ेगा, ताकि यार मैं मुक्त हो सकूं। ये तो दे ही जा रहे ऐसे ही दे ही जा रहे, है ना। तो क्या करती है वो, अपने एक दोस्त को, दोस्त जिसका नाम साने है या सैने है, जैसे भी इसे प्रोनाउंस करते हैं, तो उसकी मदद लेती है। और ये दोस्त क्या होती है, शी वाज अ गुड पोएट, पोएट्री अच्छी लिखती थी वो। ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगिनिंग, और वो क्या करती है, मेरे को ऑफर करती है कि वो मेरी मदद करेगी ऐसे लिखने में शुरुआत से, टू एंड इन वर्ड्स, एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। और वो एंड तो बहुत खुश हो गई यार, उसको एक तो वैसे ही क्रिएटिवनेस नहीं आ रही थी इस टॉपिक पे, तो वो बहुत खुश हो गई कि यार उसने, जब सैने ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी इसको लिखने में शुरुआत से लेकर एंड तक। मिस्टर कीजिंग वाज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी। क्या कह रही है, मिस्टर कीजिंग क्या करना चाह रहे थे, एक जोक प्ले करना चाह रहे थे और विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई मेक श्योर दैट द जोक वाज ऑन हिम। अब बात सीरियस हो गई है, कह रही है बार बार यही टॉपिक पे मेरे को ऐसे देखे मिस्टर कीजिंग जो है वो मेरा मजाक बनाना चाह रहे हैं पूरी क्लास के सामने, लेकिन मैं मेक श्योर करूंगी इस बार जो मैं लिखूं उससे ये मजाक मेरा नहीं बल्कि उन्हीं का बन जाए। अच्छा, आई फिनिश्ड माय पोएम एंड इट वाज ब्यूटीफुल। अच्छा, लिखने के बाद वो एक चीज जरूर करती है, वो रीचेक करती है। हम भी जैसे अपना काम रीचेक करते हैं ना, कुछ भी हम क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं, तो यार कैसा बना है देखे तो सही। तो कह रही है, मैंने जब देखा, जब मैंने पढ़ लिया जो भी मैंने लिखा था, पढ़ लिया, तो मेरे को लगा यार क्या लिखा है मैंने, बढ़िया, बहुत बढ़िया। इट वाज अबाउट अ मदर डक, इसके बारे में था। इट वाज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विद देयर 3 बेबी डकलिंग्स। बतख देखा है, बतख देखिए कभी जीवन में। तो जो पोएट्री थी और जो ऐसे था, वो किसके बारे में, मतलब कैसे समझाया उसने इस टॉपिक के बारे में, सेड मिसेस चैटरबॉक्स, कि एक मदर डक होती है, एक फादर स्वान होता है, और उनके 3 बेबी डकलिंग्स होते हैं, तीन बेबी डक्स होते हैं, हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, जिनको उनके फादर खुद ही मार देते हैं जान से, क्योंकि वो क्वैक 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 बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। अब एक तरीका का जोक ये है कि यार अब
डकलिंग्स है तो क्वैक क्वैक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, और क्वैक क्वैक करने के लिए क्या कर रहे हैं, फादर उन्हीं उन्हीं की जान ले रहा है। तो लकीली क्या कहती है वो कि लकीली एने क्या कहती है कि जो मिस्टर कीजिंग है वो इस जोक को राइट वे में लेते हैं, मतलब वो बहुत मतलब एक तरीके से होता है ना, उसने तो जोक मार दिया, अब अगर दूसरा आदमी अच्छे से ले ही ना, वो कंप्लेन कर दे, मेरी बैग लगा दे, कुछ भी कर सकता है, लेकिन लकीली क्या कहती है, जो मिस्टर कीजिंग है उन्होंने इस जोक को सही डायरेक्शन में लिया, ही रेड द पोएम टू द क्लास, और उन्होंने जो पोएम है वो पूरी क्लास को सुनाई, एडिंग हर ओन कमेंट्स, उसके बाद खुद उस पर कमेंट्री करी, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। और ये जो मेरा टॉपिक था, इसको ऐसे था, इसको और बहुत सारी क्लासेस में भी उन्होंने सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। उसके बाद से क्या कहती है, मेरे को कोई भी एक्स्ट्रा असाइनमेंट उन्होंने नहीं दिया और मेरे को बात करने की भी खुली छूट दे दी। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेक्स जोक्स दीस डेज। तो एक कुछ चीज होती है ना जो आपको बदल के रख देती है। तो जो ये इवेंट था जो उसने एने ने ऐसे दिया मिस्टर कीजिंग को, वो उनके लाइफ में इतना चेंज लाया कि वो अब बहुत खुशमिजाज आदमी हो गए हैं और हर टाइम जोक मारते रहते हैं, मजा आता है उनकी क्लास में, ऐसा कह रही है। एंड दिस एक्सेप्ट क्लास में योर्स एने दिस एक्सेप्ट वाज फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल। समझ आया, मजा जरूर आया होगा यार इस चैप्टर में तुम्हें, अगर अगर तुमने अच्छे से देखी है एनसीईआरटी को, अच्छे से पढ़ा है मेरे साथ। अब इसकी समरी देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर खत्म करते हैं। तो यार चैप्टर तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, एक बार हम चैप्टर की समरी देख लेते हैं, जिससे आपके दिमाग में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी चैप्टर में वो सब आपको दिमाग में फीड हो जाएगा, और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेंगे तो चैप्टर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, चुपचाप एकदम 10-15 मिनट की बात है, ठीक है, आराम से। चलो फिर इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन सबको पता ही कि ऑथर कौन है, एने फ्रैंक है, जिनका जन्म 1929 में हुआ था, और जब वो 15 इयर्स की थी 1945 में उनको उनका प्रोसिक्यूशन हो गया था। वो किससे मरी थी, अब भी पढ़ा है, बताना नीचे, ठीक है। और ये एक्सट्रैक्ट कहां से लिया गया है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल ओरिजिनली इन डच रिफ्लेक्ट्स एनेस थॉट, स्कूल लाइफ एंड विटी पर्सनैलिटी। टोन क्या है इस जो एक्सट्रैक्ट है उसकी, बहुत ही पर्सनल टच है जो एने फ्रैंक ने दिया है अपने डायरी को और उसके थ्रू हमें भी, और ह्यूमरस है एने, और क्या है येट रिफ्लेक्टिव, बहुत ही मैच्योर किस्म की रिफ्लेक्टिव आदमी नहीं लड़की है। अच्छा, एनेज रिलेशनशिप विद हर डायरी कैसी है, डायरी जिसको क्या कहती है वो किटी। तो डायरी उसे रिसीव हुई थी ऑन हर 13th बर्थडे जून 12 1942 में। कब रिसीव हुई थी, जून 12 1942 में। शी फेल्ट शी हैड फ्रेंड्स फैमिली बट नो वन केयर्स, नो वन शी कुड कन्फाइड इट फुल्ली। तो क्या उसको ये पता था कि उसके पास एक बहुत अच्छी फैमिली है जिसमें 4 लोग हैं, वो उसकी बहन, उसके फादर और उसकी मदर, और 30 लोग ऐसे हैं जिसको वो फ्रेंड्स कह सकती है, लेकिन कोई भी, हमने क्या पढ़ा चैप्टर में, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको वो ट्रूली एक फ्रेंड कह सके। तो उसकी वजह से वो क्या लिखना शुरू करती है डायरी, और डायरी का नाम क्या रखती है वो किटी, एंड शी ट्रीटेड हर एज इट वाज अ क्लोज फ्रेंड। वो एक, उसने डायरी को कैसे ट्रीट किया, जैसे कि वो बहुत उसकी क्लोज फ्रेंड, एक ट्रू फ्रेंड हो। और क्या कहा, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, क्या कहा, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, इसलिए उसने डायरी को अपनी पर्सनल बात बताने के लिए चुना रादर देन टू पीपल। द डायरी बिकम हर कंपेनियन, डायरी क्या बनती है उसकी, एक कंपेनियन बनती है, गिविंग हर कंफर्ट इन द लोनलीनेस। जो उसके पास कोई भी लोग नहीं थे शेयर करने के लिए बात, उसमें डायरी क्या देती है, उसे कंफर्ट देती है क्योंकि वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पा रही होती है डायरी को। अच्छा, अब दोबारा इधर कर लो अपने आप को भैया और आगे बढ़ो। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड मैंने आपको बताया था, एक पूरा पैरा इसके फैमिली बैकग्राउंड का ही था। फैमिली में कौन कौन था, एने थी, सॉरी आपकी एने थी, उसकी बहन मार्गरेट थी, और कौन था, उसके फादर ऑटो फ्रैंक थे, और उसकी मदर का नाम क्या था, बताना नीचे, ये भी बताना, अब भी पढ़ रखा है, ठीक है। फादर ऑटो फ्रैंक ने कब शादी कर ली थी, एट द एज ऑफ 36, मतलब जो कि बहुत ही लेट शादी करी थी। मदर का नाम था एडिथ फ्रैंक, अरे यार यहीं पे लिखा हुआ है, क्या कोई बताने की जरूरत ही नहीं है, एडिथ फ्रैंक। और सिस्टर का नाम क्या है, मार्गरेट, जो कि बॉर्न हुई थी 1926 में। एने कहां बॉर्न हुई थी, फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में 1929 में, और उसकी फैमिली को हॉलैंड मूव करना पड़ा था 1933 में टू एस्केप नाजीज प्रोसिक्यूशन, क्योंकि वो लोग, नाजी लोग क्या थे, हॉलैंड में घुस गए थे और सारे जूस को मार रहे थे एक एक करके। तो उनको कहां, अपने फादर के दोस्त के वहां एक बिल्डिंग में छुपना पड़ा था। अच्छा, अब देखते हैं हम कि एने की स्कूल लाइफ कैसी थी। एने की स्कूल लाइफ कैसी थी, एने डिस्क्राइब्स हर क्लास टीचर्स एंड हर एग्जाम वरीज। वो क्या कह रही है कि पहले पैराग्राफ में क्या कहा था उसने, कि मतलब जिसमें स्कूल लाइफ के बारे में बात हो रही है कि कौन आगे जाएगा क्लास में और कौन पीछे ही रहेगा, इसी क्लास में रहेगा, उसके बारे में उसे टेंशन हो रही थी, तो वो बताया गया। शी वाज इंटेलिजेंट बट टॉकेटिव, एने कैसी थी, इंटेलिजेंट थी लेकिन बहुत ज्यादा बात करती थी, एंड ऑफन मिस्चीवियस, मिसबिहेव भी करती थी, जो कि छोटे बच्चों का एक ट्रेट होता है। ये कितनी साल की थी, वो 13 साल की थी जब डायरी लिख रही है। स्टूडेंट्स वर एंशियस अबाउट रिजल्ट्स, एने वाज नर्वस अबाउट मैथमेटिक्स इन पर्टिकुलर। जिसके जो टीचर थे वो कौन थे, मिस्टर कीजिंग। और यहाँ पे एक और चीज बताई गई है जो कि यहाँ पे लिखी है मैंने, क्या, एक मिसेस क्यूप्रस थी, जो कि उसकी जब वो छोटी बच्ची थी और वो प्राइमरी मॉन्टेसरी स्कूल में जाती थी, तो उसकी हेडमिस्ट्रेस कौन थी, मिसेस क्यूप्रस, जिससे वो बहुत ज्यादा इमोशनल और बहुत ज्यादा अटैच्ड थी, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्फ्लिक्ट विद मिस्टर कीजिंग, जो मैथ्स टीचर थे, वो क्या था, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, और इसी से क्वेश्चंस आते हैं।
मिस्टर कीजिंग वॉज कंसिडर्ड एनए टू बी टू टॉकेटिव, जो कि सिर्फ मिस्टर कीजिंग ही नहीं सोचते थे, सारे लोग सोचते थे, लेकिन बोलते मिस्टर कीजिंग थे। एज पनिशमेंट उन्होंने क्या कहा, एनए को बार बार बात करने पे क्या पनिशमेंट दी। सबसे पहले पहला ऐसे लिखने को दिया उसे चैटर बॉक्स पे, दूसरा ऐसे लिखने को दिया इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पे, और तीसरा ऐसे लिखने को दिया क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ठीक है, पहले जो उसका ऐसे था उसमें एनी क्या करती है, उसमें एनी क्लेवरली जस्टिफाइज टॉकिंग एज अ नेचुरल ट्रेट इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर। क्या कहती है कि यार मेरी इसमें कोई मेरा बस ही नहीं है इसमें बोलना, मेरे को क्या पारंपरिक रूप से पुश्तैनी रूप से मदर से इनहेरिट हुआ है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, और जो इनहेरिटेड ट्रेड्स होते हैं उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसे वो अपने आप को जस्टिफाई करती है। दूसरा जब ऐसे लिखने को कहते हैं आपके मिस्टर कीजिंग, तो उसमें क्या करती है, ह्यूमरसली तरीके से एडमिट करती है दैट शी कुडंट हेल्प हर टॉकेटिवनेस, वो अपना बोलना बंद नहीं कर सकती है। और जब वो फाइनली उसे एने को एक मजेदार सा दोबारा से मजेदार येट अनोइंग, एने के लिए तो वो बहुत अनोइंग था ना, ऐसे देती है जिसका नाम है क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो क्या करती है, एक फनी पोएम लिखती है विद द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड सैने, जिसको मैंने अभी आपको बताया, अबाउट अ फादर स्वान एंड मदर डक और बेबी डकलिंग्स, जिसमें क्या करते हैं, फादर स्वान खुद ही क्वैक क्वैक करने पे अपने बेबी डकलिंग्स को मार देते हैं जिंदा। तो इससे क्या होता है, जो क्लास का माहौल होता है वो बहुत ज्यादा फनी हो जाता है, और मिसेस कीजिंग क्या इस बात को एक फनी वे में लेते हैं, और सारे बच्चों को मतलब उसकी क्लास के अलावा सारे और क्लासेस में भी इस बात को सुनाते हैं, और उसके बाद से वो क्या खुद एक टॉकेटिव और एक फ्रेंडली टीचर बन जाते हैं। ये है आपके मिस्टर कीजिंग, जो कि स्टार्टिंग में बहुत परेशान होते हैं एनए से, और ये है आपकी बेचारी एनए जो मैथ समझ नहीं पा रही है, मैथ्स का फियर है इसे, क्या है, मैथ्स का फियर। अच्छा, अब एनए पर्सनैलिटी कैसी है, जो एनए की पर्सनैलिटी है वो कैसी है, वो एक टॉकेटिव किस्म की लड़की है, लेकिन इंटेलिजेंट है, ह्यूमरस है, विटी है, रिफ्लेक्टिव है, बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियसनेस है उसमें, और क्रिएटिव भी है। एक ही चीज को बार बार एक ही तरीके की चीजें देने पे भी वो उस पे क्रिएटिव होके फनी कन्वर्सेशन करके मिस्टर कीजिंग को का भी मन बहला देती है, तो इससे पता चलता है वो कितनी क्रिएटिव है, और ऑनेस्ट अबाउट हर फ्लॉज है। ये नहीं कह रही है कि यार टॉकेटिव होना अच्छा है, वो कह रही है मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकती, मैं टॉकेटिव हूँ, और एक बच्चा टॉकेटिव होता है। फ्लॉज को बहुत ही ऑनेस्टली बताती है कि वो टॉकेटिव है और रेस्टलेस है, सेंसिटिव टू लोनलीनेस बट फाइंड्स अ आउटलेट इन राइटिंग। बहुत ही सेंसिटिव है कि यार कि मैं लोनली हूं, लेकिन वो किटी की मदद से, या जो उसकी डायरी होती है उसकी मदद से उसका भी एक वे आउट निकाल लेती है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि यार थीम क्या है इस चैप्टर में। थीम मतलब कि चैप्टर किस बारे में बात करता है। लोनलीनेस के बारे में बात करता है, नीड ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है कि अगर आप लोनली हो तो कहीं ना कहीं आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस जरूर करना चाहिए। राइटिंग गिव्स एनी रिलीफ एंड कंपेनियनशिप, जो लिखने की हैबिट है, अगर आप लोगों को भी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद थोड़ा सा मतलब अगर आप भी इंट्रोवर्ट हैं और आपको लग रहा है कि मैं लिख के अपने आप को अच्छा से एक्सप्रेस कर पाऊंगा, तो आपको भी ये करना चाहिए। दूसरा क्या है, एडोलेसेंस एंड आइडेंटिटी, द डायरी रिफ्लेक्ट्स हर सेल्फ अवेयरनेस, ग्रोथ एंड ह्यूमर। डायरी क्या रिफ्लेक्ट करती है कि वो सेल्फ अवेयर है, वो ग्रो कर रही है, और उसमें ह्यूमरस टेंडेंसी है। और क्या बताता है चैप्टर आपको, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप की डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी में जो थिन मार्जिन होता है उसको आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। और एंडिंग क्या है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे खत्म होती है, एनए की मिस्टर कीजिंग के टुवर्ड्स और कीजिंग की एनए के टुवर्ड्स। और ये चैप्टर हमें सबसे मेजर तो ये बताता है कि पावर ऑफ राइटिंग क्या है। राइटिंग एज फ्रीडम एंड अ टूल फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। राइटिंग एक टूल है सेल्फ एक्सप्रेशन का। कैरेक्टर स्केच 2 के इंपॉर्टेंट है, जो कि पीवाईक्यू में भी आ रखे हैं और आ ही जाते हैं। क्या क्या है, एक तो एनए का ही है, आपको पता ही है, इतनी बार बता दिया मैंने, स्मार्ट है, विटी है, ऑब्जर्वेंट है, लविंग नेचर है टुवर्ड्स राइटिंग, ब्लेंड कर जाती है किसी के भी साथ, और ऑनेस्टी है उसके अंदर, रिप्रेजेंट स्ट्रगल एंड द स्पिरिट ऑफ यूथ अंडर ऑपरेशन। अच्छा, वो नाजी प्रोसिक्यूशन को भी तो झेल रही थी ना, तो वो दिखाता है कैसे एक यंग लड़की क्या कर रही है उस टाइम पे, जूस होके स्ट्रगल फेस कर रही है, और उससे उस स्ट्रगल में भी ह्यूमरस है। मिस्टर कीजिंग क्या है, एक इनिशियली क्या है, स्ट्रिक्ट है और वैल्यूज है उनमें डिसिप्लिन के टुवर्ड्स, और क्या फाइंड करते हैं कि एनए एक चैटर बॉक्स है और डिसरप्टिव है। तो डिसरप्टिव की वो पूरे क्लास का माहौल खराब कर देती है, लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और ह्यूमरस हो जाते हैं, एक्सेप्टिंग एनएज इंडिविजुअलिटी की एनए ऐसी ही है और बच्चे यूजुअली ऐसे ही होते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स देख लेते हैं। कोट्स क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट जो आप डायरेक्टली अपने आंसर में लिख सकते हो। क्या है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। इसका तो पीवाईक्यू इतनी बार आ रखा है, और अगर पीवाईक्यू ना आए तो इसको आप आंसर राइटिंग में जरूर इस्तेमाल करना। I can shake off everything as I write. My sorrows disappear. My courage is reborn. ये इंपॉर्टेंट कोट है। और क्वैक क्वैक सेड मिसेस चैटरबॉक्स, ये एक इंपॉर्टेंट कोट है इस चैप्टर का। अच्छा, इस चैप्टर में और क्या है,
टाइप ऑफ राइटिंग कौन सी यूज की गई है, एक ऑटोबायोग्राफिकल ये एक्सर्प्ट है जो एनए के बारे में बताता है और एनए ने ही लिखा हुआ है। मेन आइडिया क्या है, राइटिंग एज सेल्फ एक्सप्रेशन टूल, ह्यूमर इन स्टूडेंट और टीचर की रिलेशनशिप। टोन क्या है, पर्सनल है, ह्यूमरस है और ऑनेस्ट है। मॉरल क्या मिलता है स्टोरी से हमें, राइटिंग कैन हील लोनलीनेस, इंडिविजुअलिटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड। ओके भैया, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पी वाई क्यूज। क्या देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पी वाई क्यूज। सबसे पहले देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पी वाई क्यूज में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो पीवाईक्यू में आ रखे हैं। पहला, एने की डायरी का नाम क्या था, किटी। व्हाट डिड मिस्टर कीजिंग पनिश एने फॉर, बताओ 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 किसके लिए, चीज के लिए पनिश किया था, दैट शी वाज टू टॉकेटिव। शी फेल्ड इन मैथ्स, ऐसा कुछ बताया गया कि बिल्कुल नहीं, कुछ लोग इसमें टिक कर सकते हैं जो कि गलत है। शी वाज टू टॉकेटिव, इस वजह से वो, और होमवर्क भी वो करके आती थी, बस वो बात बहुत ज्यादा करती थी, इसलिए उन्होंने उसे 3 बार ऐसे दिए। और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जो लास्ट जो फाइनल मिस्टर कीजिंग ने ऐसे दिया था एनए को लिखने के लिए, वो उसका नाम क्या था, क्वैक क्वैक एक्स सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। पहले का नाम क्या था, अ चैटरबॉक्स। दूसरे का नाम क्या था, इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। लेकिन जो फाइनल और सबसे ह्यूमरस ऐसे था, उसका क्या नाम था, क्वैक 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 सेड मिसेस चैटरबॉक्स। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो कि आ रखे हैं आपके। पहला क्वेश्चन क्या है, एनए सेज पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, व्हाट डिड शी मीन बाय दिस, हाउ डिड हर डायरी बिकम अ सोर्स ऑफ कंफर्ट। तो 2 पार्ट है क्वेश्चन के। पहला पार्ट क्या कहता है, पीपल हैज मोर पेशेंस देन, सॉरी, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, ये आप कैसे जस्टिफाई करोगे। तो एनए क्या है, लोनली है और मिसअंडरस्टूड है बहुत सारे लोगों से, उसकी फैमिली से और फ्रेंड से। तो वो क्या कहती है कि लोगों में इतनी पेशेंस नहीं है कि वो एक बंदे को ध्यान से समझ के सुन सके और विदाउट जजमेंटल ना हो। और क्या, और अगर मैं पेपर में यानी कि अपनी डायरी में कुछ भी लिखती हूँ तो कि ना वो मेरे को जज करेगी और मेरे को फ्रीली अपने बातों को एक्सप्रेस करने का मौका भी देगी। राइटिंग इन अ डायरी गिव हर फ्रीडम टू एक्सप्रेस हर लोनलीनेस, क्योंकि ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाता है। हाउ डिड हर डायरी बिकम हर सोर्स ऑफ कंफर्ट, इट बिकेम हर ट्रू कंपेनियन हेल्पिंग हर कोप विद एंजाइटी, आइसोलेशन एंड फियर। ये तीन आपके एडजेक्टिव आप लिख के आओगे तो मजा ही आ जाएगा, टीचर को सुनने देखने में भी, और नंबर भी फुल दे देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाँ तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द ह्यूमरस रिलेशनशिप बिटवीन एनए एंड मिस्टर कीजिंग, हाउ डिड एनए फाइनली विन हिम ओवर। अच्छा, इसके बहुत से सिंपल से पॉइंट है जो मैंने अभी आपको चैप्टर रीडिंग में भी बता दिए हैं और समरी में भी बता दिए, देख लो एक बार रीड कर लो। मिस्टर कीजिंग क्या है, एनए के मैथ्स टीचर हैं और वो क्या है, अनॉयड है उसकी टॉकेटिव नेचर से। यार ये बाकी कुछ करो ना करो, मतलब बाकी और कोई क्वेश्चन याद करो ना करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, इनको एक बार इनके सारे एडजेक्टिव्स अपने दिमाग में घुसा लेना, और अगर हो सके तो इनके पॉइंट्स एज इट इज जिस सीक्वेंस में लिखे हैं वैसे ही याद कर लेना। एज पनिशमेंट ही गेव हर एसेज चैटरबॉक्स, इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स एंड क्वैक 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 सेड मिसेस चैटरबॉक्स। और एनए क्या करती है, इन पनिशमेंट को अपॉर्चुनिटी में टर्न कर देती है और उसकी विटनेस दिखाती है और क्रिएटिविटी दिखाती है। द पोएम क्वैक 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 सेड मिसेस चैटरबॉक्स मेड मिस्टर कीजिंग लाफ एंड क्या, एंड ही स्टॉप्ड पनिशिंग हर। दिस शोज एनए's क्लेवरनेस एंड मिस्टर कीजिंग्स एबिलिटी टू एप्रिशिएट ह्यूमर। मिस्टर कीजिंग को ये लास्ट में ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है कि मिस्टर कीजिंग में एक, भाई मिस्टर कीजिंग अगर अच्छे से नहीं लेते उस चीज को, हाँ तो मिस्टर कीजिंग अगर अच्छे से नहीं लेते किसी भी चीज को तो लास्ट में बात बहुत बिगड़ जाती है ना। तो मिस्टर कीजिंग की एक बहुत अच्छी एबिलिटी लास्ट में शो की गई है कि वो ह्यूमर को बहुत राइट वे में लेते हैं। लास्ट में लिखा हुआ है ना कि लास्ट में कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि मिस्टर कीजिंग टुक द थैंकफुली मिस्टर कीजिंग टुक दिस जोक इन अ राइट वे, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो ये उनकी क्वालिटी है। अब एक जो है हम क्या देख लेते हैं, एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप का ये क्वेश्चन है, क्या है, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक यूजेस ह्यूमर टू हैंडल अ स्ट्रिक्ट टीचर कंपेयर टू दिस टू लेंचो अ लेटर टू गॉड whose faith who uses faith to handle this, how do both characters show resilience in different situation। क्वेश्चन समझ आ रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में एने जो है वो हैंडल करती है अपने ह्यूमर के थ्रू स्ट्रिक्ट टीचर को, लेकिन वही लेंचो लेटर टू गॉड में लेंचो क्या फेथ के थ्रू हैंडल करता है क्राइसिस को। तो दोनों कैरेक्टर में दोनों कैरेक्टर जो है वो रेजिलियंस शो कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, डिफिकल्टी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें क्या डिफरेंस दिखता है दोनों सिचुएशन में, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ये कॉम्पिटेंसी टाइप का क्वेश्चन है और आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। 2-4 तो क्वेश्चन है यार, अच्छे से याद ही कर लो क्या है। NA faces difficulty with a teacher punishing her of talkativeness. She uses creativity and humor to turn punishment into laughter. ये NA कर रही है। और Lencho on the other hand faces natural calamity destroying her crops. He uses faith of God to as strength and hope. Both reflect human resilience. NA through witty nature and Lencho through faith. मैसेज क्या देता है, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिमांड होती है और डिफरेंट सिचुएशन में सिचुएशन के हिसाब से डिफरेंट डिमांड होती है और कोपिंग स्टेट। अच्छा एक सेकंड आगे कर लेता हूँ मैं अपने को। बट होप एंड सेल्फ बिलीव हेल्प ओवरकम चैलेंजेस। लेकिन किसी भी सिचुएशन में अगर आपके पास होप है और सेल्फ बिलीव है अपने आप पे, तो आप किसी भी सिचुएशन में
ज्यादा परेशान नहीं होंगे बेसिकली। तो यही आपका चैप्टर खत्म होता है खत्म। आप यहाँ तक आए, इतना आपने 1 घंटे का लेक्चर सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में भी आइएगा, ठीक है, अगले लेक्चर में भी आइएगा, इससे भी अच्छा लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।